नमस्ते। आप सभी का स्वागत है ट्रेंडिंग इकोनॉमिक्स पे। हम 15वां चैप्टर पढ़ रहे थे, उपभोक्ता की बचत यानी कंज्यूमर्स सरप्लस। ये 15वें चैप्टर का दूसरा वीडियो है। ठीक है, दूसरे वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एक तालिका बनाकर, एक शेड्यूल बनाकर हम आपको कैसे समझा सकते हैं या फिर उपभोक्ता की बचत को कैसे समझा जा सकता है, इस स्लाइड में देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे तालिका द्वारा उपभोक्ता की बचत की जो व्याख्या है उसमें मार्शल ने कैसे उसको समझाया है, वो देखेंगे हम। और लास्ट में हम कर्व के माध्यम से दोनों ही वस्तुओं के संबंध में, एक विभाजनीय वस्तुओं के संबंध में और दूसरा अविभाजनीय वस्तुओं के संबंध में हम देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे उपभोक्ता की बचत को। सबसे पहले हम शेड्यूल के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो हमने ये माना है कि एक उपभोक्ता नारंगियों यानी कि जो संतरा होता है ना, ऑरेंजेस, संतरों का उपभोग करना चाहता है। पहली बात हो गई। दूसरी बात, बाजार जो है वो पूर्ण प्रतियोगिता वाला है, तो क्या रहेगा, वस्तु का जो मूल्य है वो सेम रहेगा। ठीक है, तो दूसरी बात, वस्तु का मूल्य सेम रहेगा, तो यहाँ पर वस्तु का जो मूल्य यानी नारंगी यानी संतरे के जो मूल्य है वो 30 पैसा लिया गया है। कितना रुपया पैसे लिए गए हैं? 30 पैसा लिया गया है। ठीक है, उसके बाद उपभोक्ता ज्यों ज्यों नारंगियों का उपभोग करता है त्यों त्यों नारंगियों से मिलने वाली उपयोगिता घटते हुए क्रम से प्राप्त होती है। ये तो आप जानते हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी वाला कॉन्सेप्ट याद करिए, वो लॉ याद करिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, उपभोक्ता नारंगियों की जिन इकाइयों को पहले क्रय करता है उनसे सबसे अधिक उपयोगिता मिलती है। दूसरा संतरा खाएंगे तो और कम हो जाएगी, तीसरे से और कम, चौथे से और कम, ऐसे घटता जाएगा। ये इसमें मानकर चला गया है। ठीक है, उपभोक्ता नारंगियों के उपभोग को तब तक चालू रखता है जब तक कि नारंगी की अंतिम इकाई से प्राप्त उपयोगिता उसके लिए त्यागी गई द्रव्य यानी कि जो रुपए दे रहा है, वो जो त्याग रहा है, धन दे रहा है, उसकी सीमांत उपयोगिता के बराबर ना हो जाए। अब हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर संतरे के जो है, नारंगी का मतलब संतरा समझिएगा, मैं नारंगी बोलूँगा तो आप समझ जाइएगा। तो नारंगी का मतलब संतरा। यहाँ पर संतरे का जो कीमत है 30 पैसे है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर नारंगी की इकाई यानी यूनिट्स ली गई है। पहला संतरा, दूसरा संतरा, तीसरा संतरा, चौथा संतरा, पांचवा और छठा संतरा। ठीक है, उपयोगिता का कुल योग यहाँ पर किया गया है, सारी चीज़ों का यहाँ योग किया गया है। ठीक है, और इससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता है, उसके लिए आप 100 रुपये, मान लीजिए, पहले हम नारंगी की बात करते हैं। पहला संतरा जब आप खरीद रहे हैं तो आप उसको 100 पैसे में भी खरीदने के लिए तत्पर हैं, मतलब 100 पैसे भी दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन वास्तव में नारंगी की कीमत कितनी है? 30 पैसे। तो अगर 100 में से जितनी आप देना चाहते हैं, जितनी आप वास्तव में देते हैं, अगर इन दोनों को माइनस कर देंगे तो हमें 70 मिलता है। ठीक, तो 70 पैसे की बचत हो जाती है। यही उपभोक्ता की बचत है। इस लेवल पर सबसे ज़्यादा उपभोक्ता की बचत होगी, कंज्यूमर सरप्लस होगा। क्यों? क्योंकि ये पहली यूनिट है, और मैंने आपको बताया था, पहली यूनिट जब आप कोई चीज़ खाते हैं, चाहे नारंगी हो, चाहे एक निवाला हो किसी भी खाने का, उससे उपयोगिता सबसे ज़्यादा आपको मिलती है। ठीक है, तो 100 पैसे देने के लिए तैयार था, लेकिन वास्तव में इसको 30 पैसे में मिल गई, तो उसको 70 पैसे की कंज्यूमर सरप्लस मिल गया। अब दूसरा देखते हैं, क्योंकि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी लागू होगा तो उससे उपयोगिता कम हो जाएगी, तो इसलिए अब वो 90 पैसे देना चाहता है। लेकिन वास्तव में क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता है तो 30 पैसे सब में चलेगा, 30 पैसे ही कीमत है सारे नारंगी की। तो अब इसको उपयोगिता 30, लेकिन वास्तव में खरीदता कितने का है? 30 का। खरीद लेगा बस 90 पैसे का, लेकिन वास्तव में उसको मिल जाती है 30 पैसे की। तो अगर इसको माइनस करेंगे तो ये 60 आएगा। ये चीज़ आई होप आप समझ रहे होंगे। इसी तरह छठे यूनिट पे देखिए, छठे यूनिट पे क्योंकि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अप्लाई हुआ, इसकी वजह से हुआ क्या, वो कीमत कम करते जा रहा है जो उपभोक्ता है, यानी आप ही, मैं ही। ठीक है, तो अंत में वो 30 पैसे देने के लिए तैयार हुआ, और वास्तव में नारंगी की कीमत कितनी है? 30 ही है। इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। यानी यहीं पर क्या होगा, जो त्यागी गई द्रव्य की सीमांत उपयोगिता है और जो नारंगी से मिलने वाली उपभोग की सीमांत उपयोगिता है वो बराबर हो गई है, इसलिए यहाँ पर 0 आ रहा है। ठीक है, इसके बाद अगर करेगा तो वो माइनस में चला जाएगा, उसको कोई बचत नहीं होगी। अब अगर आप इसको ऐड कर देंगे तो आपको टोटल 220 रुपये की, या सॉरी पैसा है यहाँ पर, रुपया बार बार निकल रहा है, पैसे की कंज्यूमर सरप्लस आपको हो जाएगी, आपकी बचत हो जाएगी। अगर आपके अंदर ये क्वेश्चन आ रहा है कि यहाँ पर 30-30 क्यों है,
तो आप समझ लीजिए, मैंने पहले ही बता दिया था कि ये पूर्ण प्रतियोगिता है। यहाँ पर वस्तु की कीमत समान है, इसलिए यहाँ पर हर जगह 30-30 है, ठीक है। और ये घट क्यों रहा है, तो मैंने आपको बताया था, सबसे पहले यूनिट से आपको सबसे ज़्यादा उपयोगिता मिलती है, इसलिए आप ज़्यादा पैसा देने के लिए तैयार हैं। जब आप एक खाएंगे तो दूसरे खाने का कम मन करेगा, तो इसलिए कम पैसे देंगे। दूसरे खाने के बाद तीसरी और कम खाने का मन करेगा, तो तीसरे के लिए और कम रुपए देंगे। ऐसे घटते जा रहा है। अब हम आगे देखते हैं। अब क्या है, मार्शल की उपभोक्ता की बचत की धारणा को हम निम्न सूत्र के द्वारा बता सकते हैं, आपको समझाया जा सकता है, ठीक। तो ये मार्शल की धारणा थी जो अभी बताया था, बहुत काफ़ी अच्छे से इसको समझाया है। तो कंज्यूमर सरप्लस इक्वल टू TU, मतलब टोटल यूटिलिटी माइनस प्राइस इनटू नंबर ऑफ क्वांटिटी। इसका मतलब टोटल यूटिलिटी आपको कितनी मिल रही है, प्राइस कितना है, नंबर ऑफ क्वांटिटी कितना है, ये रखेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ जो TU है वो कुल उपयोगिता यानी टोटल यूटिलिटी है। P यहाँ पर प्राइस से लिया गया है, और N से वस्तु की क्रय की गई कुल यूनिट्स, मतलब पीसेस कितने खा रहे हैं, कितना खरीद रहे हैं वो। हम फिर से इधर चलते हैं इस वाले स्लाइड पे, जिससे बिल्कुल क्लियर हो जाए। यहाँ पर देखो, सीमांत उपयोगिता आपको कितनी मिल रही है, टोटल 400 मिल रही है, टोटल यूटिलिटी है। नारंगी की कीमत की कितनी है, 30 पैसे है, ठीक है, 400 पैसों के बराबर, और नारंगी की कीमत 30 पैसे है, ठीक है। उपभोक्ता की बचत 220। अब हम निकालेंगे, यहाँ तो हमने दिखा दिया, लेकिन हम अब इस फॉर्मूले के द्वारा निकालने का प्रयास करेंगे। तो हम पहले फॉर्मूला रखते हैं CS मतलब कंज्यूमर सरप्लस। तो CS इक्वल टू TU मतलब टोटल यूटिलिटी माइनस P प्राइस इनटू नंबर ऑफ क्वांटिटी। तो हमारी टोटल यूटिलिटी कितनी थी, 400, माइनस कर देंगे 30 इंटू 6। अब कहो, अब 30 क्या है, तो 30 प्राइस था ना, 30 पैसे प्राइस था, और 6 यूनिट ही तो हमने खाई थी। फिर से हम दिखाते हैं, ये देखिए 30 प्राइस चल रहा है ना, और यूनिट कितनी खाई थी, हमने 6 ही तो खाई थी। तो अगर हमको टोटल निकालना है तो 30 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा निकल के आ जाएगा, ठीक है। वही हमने यहाँ किया है। तो 30 इंटू 6 करेंगे तो 180 आ जाएगा, और 400 में से अगर 180 घटा देते हैं तो हमें ये 220 मिलेगा। यही हमारी क्या होगी, कंज्यूमर सरप्लस होगी, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब हम लास्ट स्लाइड देखते हैं। रेखा चित्र के द्वारा उपभोक्ता की बचत निकालते हैं, यानी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के थ्रू हम इसको निकालने का प्रयास करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम विभाजनीय वस्तुओं के संबंध में देखते हैं। तो आप ध्यान से देखिए, विभाजनीय मतलब जैसे नारंगी हो गया, जिसको आप विभाजित करके खा जाते हैं, ठीक है। अविभाजनीय वो होते हैं जिनको बांटा नहीं जा सकता, जैसे भैया घोड़ा को थोड़ी ना बांट सकते हो। टीवी लाए, टीवी तोड़ करके थोड़ी ना आप देख सकते हो ना, वो तो एक ही रहेगा। तो इस केस में थोड़ा सा अलग बनेगा, इस केस में थोड़ा सा अलग बनेगा। सबसे पहले विभाजनीय देखते हैं, जो डिविजिबल गुड्स हैं, ठीक है, जो डिविजिबल गुड्स हैं। उसके बाद हम अविभाजनीय यानी कि नॉन डिविजिबल गुड्स हैं, उसके संबंध में देखेंगे। सबसे पहले हम डिविजिबल गुड्स के संबंध में देखते हैं। तो इधर कीमत और उपयोगिता आपकी दी गई है, और नीचे नंबर ऑफ यूनिट्स दी गई है, उपभोग की गई जो आपकी इकाई है उसको दिया गया है। तो सबसे पहले प्राइस कितना था, E1 पर था, यानी कि बीच में था इतना। जब प्राइस यहाँ से P1 पर था तो इसकी क्या बोलते हैं, हम क्वांटिटी कितनी खरीद रहे थे, OQ पर, OP1 से OQ पर जा रहे थे। तो यहाँ पर हमें उपयोगिता कितनी मिल रही थी, DE1 और P1, इतनी हमें उपयोगिता मिल रही थी, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, जैसे ही जब हमारा प्राइस घटता बढ़ता है तो ध्यान रखिएगा हमारी कंज्यूमर सरप्लस भी घटती बढ़ती है। प्राइस घट गया तो हमारा कंज्यूमर सरप्लस बढ़ जाएगा। अब हम चलो प्राइस घटा कर देखते हैं। मान लीजिए पहले P1 था, अब ये प्राइस क्या हो गया, P पर आ गया, यानी कि पहले P1 पर था, अब P पर आ गया, OP पर आ गया। तो देखो कम हो गया ना। अब क्या करेंगे, हम नंबर ऑफ क्वांटिटीज ज़्यादा खरीद सकते हैं, तो हम यहाँ पर चले जाएंगे। इसका साम्य कहाँ पर बनेगा, यहाँ पर इक्विलिब्रियम बनेगा। अब देखिए, अब क्या हो जाएगा, P से E से D। अब देखिए इतना ज़्यादा हो गया, आपका कंज्यूमर सरप्लस बढ़ गया। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि वस्तु की जो कीमत थी वो घट गई थी। अब हम बढ़ा के देखते हैं। मान लीजिए अब जो प्राइस है O से लेकर P2 पर चला गया, तो अब क्या होगा, हम क्वांटिटी, नंबर ऑफ क्वांटिटी कम कर देंगे, क्योंकि आप जानते हैं लॉ ऑफ डिमांड में क्या होता है कि प्राइस बढ़ने पर हम वस्तु कम खरीदते हैं। तो OQ1 ही खरीदेंगे। तो इस केस में इक्विलिब्रियम कहाँ बनेगा, E2 पर बनेगा। अब हम देखते हैं उपभोक्ता की बचत कितनी हो रही है। तो P2 प्राइस था, E2 पर इक्विलिब्रियम बन रहा था, और डिमांड कर्व की जो ये है यहाँ पर देखिए, अब देखिए कितना कम हो गया है आपका कंज्यूमर सरप्लस। तो एक बात ध्यान रखिएगा, अगर प्राइस किसी भी वस्तु का कम होता है तो आपको क्या बोलते हैं, कंज्यूमर सरप्लस, आपकी जो बचत है वो ज़्यादा हो गया, आपके पैसे बहुत ज़्यादा बच जाएंगे। लेकिन अगर प्राइस बढ़ गया है और वो ज़रूरी चीज़ है तो आप खरीदेंगे जरूर, तो क्या होगा, उससे मिलने वाली जो आपकी कंज्यूमर सरप्लस है, उपभोक्ता की बचत, वो कम हो जाएगी, ठीक है। अब हम अविभाजनीय वस्तुओं के संबंध में देखते हैं।
जिनका विभाजन नहीं किया जा सकता है, ठीक है। जैसे कि घड़ी हो गया, रेडियो हो गया, टेलीविजन हो गया। इसमें हमने क्या किया है, इस जो ओ एक्स एक्सिस पर हमने ओ वाई एक्सिस पर हमने जो लिया है वो मूल्य व उपयोगिता है, जैसे कि इस वाले में अभी देखा था आपने। और इस वाले में क्या है, वस्तु की इकाइयां हैं। यहाँ मूल्य और उपयोगिता आप लिख लीजिएगा, मूल्य व उपयोगिता, ठीक है। मैंने ऐसे लिख दिया है, लेकिन आप ध्यान से लिख लीजिएगा, हम ही सही से लिख देते हैं, मूल्य एवं उपयोगिता। मैंने शॉर्ट में लिख दिया, इसको आप समझ जाइएगा, ठीक। इस साइड में मूल्य एवं उपयोगिता भी है, ठीक है। वो क्रॉप करते समय ऐसा हो गया था। अब यहां पर देखिए, क्योंकि इसका विभाजन नहीं कर सकते, अब समझिए, कोई भी चीज हमें 100 पैसे में मिल रही है, लेकिन कीमत कितनी, 30 पैसे की। तो मुझे बताइए कीमत, ये लाइन जो बता रही है 30 पैसे वाली, वही नारंगी वाला एग्जाम्पल लीजिए। मतलब यहां पर जो हम घड़ी खरीद रहे हैं, रेडियो खरीद रहे हैं, वो भी 30 पैसे का ही है, या 30 रुपए मान लो, ठीक है। मान लीजिए 30 रुपए का है, ठीक है। हम कीमत कितनी देने के लिए तैयार हैं, 100। तो बताइए बचत कितनी हो जाएगी, तो 100 में से 30 जब माइनस कर देंगे तो हमारी 70 बचत हो गई, ठीक है। अब हम मानते हैं कि पहले, अब ये कीमत तो 30 ही रुपए रहेगी, ठीक है। 30 रुपए 30 पैसे कुछ भी मान लीजिए, 30 रुपए मान लिया, ठीक है। अब हम 90 रुपए देना चाहते हैं, क्योंकि पहली यूनिट से हमने खरीद लिया है और बहुत उपयोगिता ले ली गई। अब उसको हम कम करना चाहते हैं, मतलब कम रुपया देना चाहते हैं। तो अगर हम 90 का खरीदेंगे और प्राइस 30 किया है, तो हमारे पास बचत 60 की हो जाएगी। पहले 70 की हुई, अब 60 की। ऐसे धीरे 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 घटता जाएगा, जब तक आपके रुपए जो आपने द्रव्य पे किया है उसकी सीमांत उपयोगिता आपके कंज्यूम करने की जो सीमांत उपयोगिता है उसके बराबर नहीं हो जाती है, तब तक ये चलता रहेगा। यही शो कर रहा है। तो कोई भी क्वेश्चन हो हमें आप पूछिए, हम आपको बताएंगे। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था ये, उपभोक्ता की बचत। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर उपभोक्ता की बचत को क्रिटिसाइज कैसे किया जा सकता है, आलोचनाएं क्या हैं, इस पर हम विचार करेंगे। और साथ ही साथ महत्व, भाई महत्व को नकार नहीं सकते हैं, बहुत महत्व है कंज्यूमर सरप्लस का, ठीक है। इवन पूरा वर्ल्ड ही अपना जो है कंज्यूमर सरप्लस ही अपना देखता है। आप भी जाते हैं तो कंज्यूमर सरप्लस ही देखते हैं, भले ही आप इकोनॉमिक्स ना पढ़ें, ठीक है। आपकी मम्मी पापा भी जाते हैं तो कंज्यूमर सरप्लस ही देखते हैं, भैया 10 की लगाओ, भैया 5 की लगाओ। लेकिन भले ही वो कंज्यूमर सरप्लस वाला इकोनॉमिक्स वाला कॉन्सेप्ट ना पढ़े हों, लेकिन भावताव वो भी करते हैं। तो ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगली वीडियो में हम बात करेंगे जो उपभोक्ता की बचत है उसको क्रिटिसाइज हम कैसे कर सकते हैं, आलोचनाएं उसकी क्या है वो देखेंगे, और साथ ही साथ महत्व भी उसका देखेंगे। धन्यवाद।